हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम ग्रेविटेशन का फोर्थ पार्ट रिवीजन का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज P एंड Q हैविंग मासेस m1 एंड m2 व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d1 exert a force F on each other. What happens when the mass of both the objects are doubled? तो अगर हमें पता है F is proportional to m1 into m2, अगर इसका भी मास डबल कर देंगे, इसका भी मास डबल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4m1 m2, तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी मतलब। तो अगर मास दोनों ऑब्जेक्ट्स का डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। सेकेंड है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज रिड्यूस्ड टू हाफ। हमें ये भी पता है F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर R की वैल्यू को हम हाफ कर देंगे तब भी F की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, द स्पेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स हैज़ नो एयर एंड इट इज़ कंप्लीट वैक्यूम। तो वैक्यूम में दोनों पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर ऑन एन अननोन प्लैनेट हैविंग g इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द सरफेस। क्या है, एक स्टोन को हमने 10 मीटर की हाइट से नीचे गिराया, तो h की वैल्यू क्या हो गई, h या s की वैल्यू 10 मीटर। अननोन प्लैनेट हैविंग g, उसका g मतलब ग्रेविटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट हिट्स द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। v निकालना है जबकि u क्या होगा, 0 होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला रखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh होता है फॉर्मूला। तो u क्यों, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो u की वैल्यू तो 0 हो गई। अब v की वैल्यू हमें निकालनी है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब स्क्वायर जब कहीं से हटता है तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 थी और h की वैल्यू g की वैल्यू 20 थी और h की वैल्यू 10 थी। तो 20 10 जा 200 और 200 2 जा 400। 400 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें टाइम निकालने के लिए और बोला था, पीछे देखो ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा है, ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। अगर वो इस हाइट से गिरता है तो कितना टाइम लगता है, तो इसके लिए हम एक और फॉर्मूला रख देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। वी की वैल्यू पता है, u की पता है 0, g की पता है, तो टाइम आराम से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कोई स्टोन है जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर गया है जिसकी वेलोसिटी 40 है, तो u क्या हो गया 40 एंड इज कॉट बैक, और फिर ये वापस आया टेकिंग g 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो हमें u पता है, g पता है। अब क्योंकि जब उसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, इसलिए g की वैल्यू -10 रखी गई है। v की वैल्यू 0 है। h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब h हमें हाइट कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। अब ये g अगर हम यहाँ लेके आते हैं तो अपॉन 2g हो जाता है, तो यही इन्होंने रखा है, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। v की वैल्यू 0 है क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे तो u तो वही है जिससे हमने फेंका है, v ऊपर जाके एक बार को वो रुकेगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा, तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, तो h की वैल्यू आ गई 80 मीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा, क्योंकि एक स्टोन जब नीचे से गया ऊपर और ऊपर से आया नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। तो कहाँ तक गया था, उससे मिनिमम कितनी डिस्टेंस कवर, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था और जहाँ पर वो आके रुका, इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा।
और डिस्टेंस कितनी होगी 80 मीटर वो ऊपर गया है और उतना ही वापस आया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 160। अब है सीमा बाइज फ्यू ग्रेन्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हर फ्रेंड, शी हैंड्स ओवर द सेम व्हेन शी मीट हर एट इक्वेटर, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, इफ़ नॉट वाई। नहीं, क्योंकि पोल्स पर और इक्वेटर पर जी की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है तो उसका वेट भी अलग अलग हो जाएगा। नो एज जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, वेट एट पोल्स इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर, दस सीमास फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड शी बॉट, क्योंकि उसने पोल्स पे कुछ और लिया था और इक्वेटर पे वो कुछ और दिख रहा था, इसलिए उसका फ्रेंड उसके बताए हुए वेट से एग्री नहीं करेगा। अगला है इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ टूवर्ड्स द मून इज वेरी लेस, मतलब मून की जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, इसीलिए मून अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। सिंस इट इज़ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द मून, और अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है मून से, इसीलिए मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। वॉट इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन फ्री फॉल, कब कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, जब वो ग्रेविटी की तरफ आ रहे। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टूवर्ड्स अनदर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जब वो नीचे आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, फ्री फॉल। वॉट इज़ मीन्ड बाय एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है, जब भी सच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स विद एन एक्सिलरेशन, जिस एक्सिलरेशन से वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, ग्रेविटी की तरफ आ रहे हैं, उस एक्सिलरेशन को बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सिलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली, तो इसके लिए हमें पता है F इज इक्वल्स टू एम जी और F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों F की वैल्यू को आगे साथ में रख लेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इस m से ये कट गया तो g की वैल्यू, ग्रेविटेशन की वैल्यू, g की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब है व्हाट इज़ मीन्ड बाय फ्री फॉल, ये हमने अभी भी पढ़ा है, जब भी कोई चीज़ अर्थ की तरफ या ग्रेविटेशन पुल की वजह से आ रही है तो उसे कहते हैं फ्री फॉल। अगला है टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर ड्रॉप्ड इन वैक्यूम फ्रॉम अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द टाइम इन विच द टू रिस्पेक्टिव रीच द ग्राउंड, क्योंकि ये वैक्यूम में आ रहे हैं तो इनके टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो द टू ऑब्जेक्ट्स विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग बॉडी एंड देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, वैक्यूम होता है वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, इसलिए वो एक साथ नीचे आ जाएंगे। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली क्या होगा इसमें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। आगे क्या है, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बी चेंज्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन दैम बिकम्स 50 न्यूटन, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट बी चेंज, अच्छा दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस, उनके बीच की फोर्स 100 है, तो हम क्या करें कि उनके बीच में जो फोर्स है वो 50 न्यूटन आ जाए डिस्टेंस में, तो हमें पता है F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, अगर F घट रहा है तो R बढ़ेगी, इसका मतलब हम उन दोनों की डिस्टेंस को बढ़ा दें तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर हम उनकी डिस्टेंस को √2 टाइम्स बढ़ा देंगे तो इसकी डिस्टेंस इनके बीच की फोर्स 50 न्यूटन हाफ रह जाएगी। Centripetal force is required for a body to move on a circular path. What provides this force to the moon to move around the earth? Write an expression. तो क्या है, the gravitation pull of the earth provides the centripetal force. Gravitation pull जो है अर्थ का, उसी की वजह से तो मून अर्थ की चारों तरफ घूम पा रहा है, तो F इज इक्वल्स टू जी एम अर्थ इंटू एम मून डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 19.6 मीटर हाई, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी
जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो हमें क्या पता है, इसमें h की वैल्यू पता है। अब कोई भी ऊपर से रिलीज़ हो रहा है तो u h हमें पता है, u की वैल्यू 0 है। v हमें निकालना है, h और g की वैल्यू हमें एक्सेलरेशन 10 पता है। तो ये v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी, सॉरी ये वाला हो जाएगा, इसमें यू स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और v स्क्वायर जब बटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा और इससे 19.6 की वैल्यू आ जाएगी। 19.6 वैल्यू हमें आंसर में आ जाएगी। अब एक गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन व्हेन इट इज़ क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। क्या होता है, अगर कोई शीट का पेपर की शीट नीचे आ रही है तो उस पर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे आती है, और जब कोई भी क्रम्पल्ड बॉल होती है वो एकदम आ जाती है क्योंकि उस पर कोई इतनी एयर का रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। देखो, द शीट ऑफ पेपर हैज़ लार्ज सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस लगेगी फ्री फॉल के टाइम पर। सेकंड है अ बॉडी वेज मोर एट द पोल्स देन द इक्वेटर, क्योंकि पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर पर कम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द स्टेटमेंट दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ फ्रीली फॉल हो रही है तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा सेंटर की तरफ जब वो अर्थ के पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी और डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। एक्सप्लेन योर आंसर विद रीज़न इन विच द केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लार्जर। Force of attraction of the earth on a body of mass 1 kilogram or force of attraction of a body of mass 1 kg on earth। तो इसमें होगा the force will be equal and opposite according to the universal law of gravitation। तो F की वैल्यू कहीं भी चले जाओ सेम रहती है, इसलिए यहाँ पर दोनों में फोर्स इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone is dropped from the top of a building, how long does it take to fall? 19.6 मीटर। तो हमें 19.6 h की वैल्यू पता है, 19.6 g की वैल्यू पता है हमें 10, और u की वैल्यू पता है 0। तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। g की वैल्यू 9.8 ली हुई है इन्होंने, तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे वाला सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दिस फॉल। तो इसमें v की वैल्यू निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी से निकल जाएगी। थर्ड है, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन हमें निकालना है तो a की वैल्यू 9.8 रहती है और जब ग्रेविटी की वजह से होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ का मास दिया हुआ है एंड ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, m दिया हुआ है और r दी हुई है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन ही थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, वो तो प्रैक्टिस करने से इम्प्रूव होगी। तो g की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, r यहाँ पे 64 किलोमीटर दिया है तो इसको हम मीटर में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर कर लेंगे, और उसके बाद 3 किलोमीटर हो गया और उसके बाद हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर आ जाएगा, उससे सॉल्व कर लेंगे। अ फायर क्रैकर इज़ फायर्ड एंड इट राइजेस टू ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। तो इस 1000 मीटर को किलोमीटर में नहीं, मीटर में ही रहने देते हैं। फाइंड द वेलोसिटी बाय विच इट वॉज रिलीज। तो v निकालना है हमें, नहीं u निकालना है, वेलोसिटी है किस उससे निकली है, क्योंकि ऊपर गए है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगी, तो हमें u निकालना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। हमें h की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, u की फाइंड आउट करनी है, v की हमें
ज़ीरो ही रखने, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 140 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दूसरा है टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अब v की वैल्यू पता है, u की हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली है, g की पता है और टाइम हम उसे निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 14.3 सेकेंड्स। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। What would happen if gravitation force of earth vanished away? तो gravitational pull of earth exerted on an object is called gravity, while gravitation is a universal phenomena of attraction। तो gravitation तो universal phenomena है, जबकि gravity किसी भी चीज़ की pull करने की power है। If gravitation of the earth is vanished, अगर earth का gravitation ख़त्म हो जाएगा तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करेंगे, कोई भी ज़मीन पर नहीं चलेगा। अगर जैसे आज हम ज़मीन पर चल पा रहे हैं तो इसमें आपको वही लिखना है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का हम वो नहीं लिखते, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इम्पॉर्टेंस होती है, वही इम्पॉर्टेंस को हम लिखेंगे कि अगर टाइड्स भी नहीं आएंगे, मून अर्थ की तरफ नहीं होगा, देयर वुड बी नो एटमॉस्फेयर, पुल ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़ वुड सिग्निफिकेंटली एक्ट। तो अगर ऐसा हो जाएगा, अगर वैनिश्ड हो जाएगा ग्रेविटेशन, तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पर, मतलब जैसे हम एक पुल की वजह से ज़मीन पर चल पा रहे हैं तो हर चीज़ फ्लोट करेगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा। स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी। केपलर ने 3 ऑर्बिट दिए थे। पहला था द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज़ एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो उसमें सन की जो होती है वो उसकी एक फोकाई होती है, वो एलिप्टिकल पाथ में इस तरह से रिवॉल्व होते हैं। दूसरे द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, वो जो लाइन होती है प्लैनेट की, मतलब जैसे ये है तो ये है, तो प्लैनेट अगर कोई लाइन को ज्वाइन करे तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब इक्वल एरिया, डिस्टेंस से इक्वल एरिया कवर करता है। थर्ड है द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। आर क्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये 3 रूल होते हैं, इन्हें तो लर्न करना ही पड़ेगा। ड्राइव द फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स यूजिंग द फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो फोर्स किस पर डिपेंड होती है? मास पर। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। दूसरा है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर 2 बॉडीज़ में डिस्टेंस है तो वो उनमें फोर्स जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स उतनी कम होगी। नेम द बैलेंस यूज टू मेज़र मास एंड वेट। तो मास को मेज़र करने के लिए बीम बैलेंस होती है, वेट को मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होती है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी लेसर और मोर एट अंटार्कटिका एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिल्ली। गिव रीज़न। क्योंकि अंटार्कटिका जो है वो पोलर रीजन में है। अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट पोल, सो डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स सेंटर इज़ लेस। सेंटर पर लेस होगी, जहाँ की भी कम होगी, तो हैंस वैल्यू ऑफ जी इन अंटार्कटिका विल बी मोर। जी की वैल्यू अंटार्कटिका पर ज़्यादा होगी और दिल्ली में कम होगी। On what factors does the acceleration due to gravity depends? An object weighs 600 Newton on the earth. Find its weight on the surface of moon. तो जो acceleration due to gravity होती है वो distance पर depend होती है between the center and the center of the object. ऑब्जेक्ट के सेंटर पर और दूसरी जो भी चीज़ है उसके सेंटर पर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। फाइंड इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो अर्थ पर उसका वेट 600 न्यूटन है, तो मून पर इसका 1/6 हो जाएगा, तो 100 न्यूटन आ जाएगा। सॉरी 600, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 600 न्यूटन, तो इसका मतलब है 600 किलोग्राम है उसका मास। उसके बाद मून क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। अर्थ पर उसका वेट जो है 600 न्यूटन है। फाइंड इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो इसका मून के सरफेस पर इसका वेट 1/6 के अकॉर्डिंग 100 न्यूटन ही होगा। इसमें गलत दिया हुआ है, मास ऑब्जेक्ट का नहीं पूछा। दूसरा है, इसे यहाँ से सॉल्व करना है। गिवन मास ऑफ द मून इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू दिस, रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल्स टू दिस। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। जी मून इज इक्वल्स टू GMM/r²।
तो देखो 97.80 न्यूटन आया है, वो अप्रॉक्स 100 न्यूटन के बराबर ही है जो हमने मेज़र किया है, लेकिन यहाँ पे हमें फार्मूला पुट करके करना है। तो हमें ये भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, जी हर जगह सेम होता है, तो कैलकुलेशन करनी है और आंसर अप्रॉक्स 97.8 आ रहा है। इसका मतलब है 98 भी हम लिख सकते हैं न्यूटन, और 98 का अगर हम डायरेक्ट करें तो वो 100 न्यूटन भी हमारा सही है, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है तो हमारा यही आएगा। अब है अ मेटेलिक बार हैज़ ए मास 200 ग्राम एट पोल्स। कोई चीज़ है जिसका मास 200 ग्राम पोल पर है, तो उसका इक्वेटर पे चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वेट की बात नहीं कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। सेकेंड है डज इट्स वेट चेंज व्हेन ब्रॉट टू इक्वेटर? येस। क्यों? क्योंकि इक्वेटर्स पर जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके वेट में चेंज आ जाएगा। वेट ऑफ द बार डिक्रीजेज एट इक्वेटर बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज़ लेस। जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम होती है, पोल्स पर ज़्यादा होती है। थर्ड है व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वॉज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो इफ़ देयर वॉज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑल ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो अपनी स्पीड से ही वो चलते रहेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, differentiate between acceleration due to gravity and universal gravitation constant, derive a relation between g and g। तो कैपिटल जी और जी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आंसर देखते हैं। जी की वैल्यू जो है वो हर जगह कांस्टेंट रहती है कैपिटल जी की, लेकिन स्मॉल जी की चेंज होती रहती है। जी की वैल्यू फिक्स है 6.67, लेकिन ये तो चेंज होती रहती है। तीसरा है जी की वैल्यू क्या है? फोर्स है, दो मास के बीच के जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करके हम निकालते हैं, जबकि ये क्या है? एक्सीलरेशन है, वो किस स्पीड में आ रहा है। तीसरा इट हैज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू और इट हैज़ रिलेटिवली लार्ज मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है स्मॉल जी की, जबकि कैपिटल जी की कम होती है। स्मॉल जी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पर भी ज़ीरो होती है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। बस दीज आर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।